बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम जानकारी को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये जानकारी हम आपको देंगे, मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लतर वर्गीय फसलों की समय से करें तुड़ाई, किसानों को 80% अनुदान पर दिया जाएगा पंप सेट का वितरण। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं स्वर्णप्रिया। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, यदि आप लतर वर्गीय फसलों की खेती किए हैं तो समय से तुड़ाई करना जरूरी है। समय से तुड़ाई नहीं करने से फसलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। साथ ही जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। राज्य योजना के तहत किसानों को 80% अनुदान पर पंप सेट का वितरण किया जाएगा। इस योजना का लाभ मनरेगा के तहत निर्मित सिंचाई कूपों के लाभान्वित किसानों को मिलेगा। साथ ही योजना का लाभ भूमि संरक्षण विभाग द्वारा तालाब जीर्णोद्धार एवं परकुलेशन टैंक के लाभान्वित पानी पंचायत के सदस्यों को भी दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक भूमि संरक्षण पदाधिकारी लोहरदगा के कार्यालय में आवेदन जमा करें। किसान भाई, धान फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए कृषि यंत्र कोनो वीडर का प्रयोग कर सकते हैं। इससे कम समय में धान फसल से खरपतवार को निकाला जा सकता है। साथ ही टार जमीन में लगी धान फसल में निकाई गुड़ाई के लिए कृषि यंत्र गच्छों का प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाई, धान फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए कोनो वीडर का प्रयोग करें। कोनो वीडर एक ऐसा कृषि यंत्र है जो धान फसल लगे खेत से खरपतवार को उखाड़कर जमीन में दबा देता है, जो कुछ दिन बाद खाद का काम करता है। अगर आप धान की फसल उगाए हुए हैं और आप उसमें खरपतवार का नियंत्रण करना चाहते हैं तो कोनो वीडर का ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि ये एक ऐसा कृषि यंत्र है जिससे बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा एरिया में खरपतवार का निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इस यंत्र का ये है कि ये जब आप खेतों में चलाते हैं इसको, तो खरपतवार को अपनी जगह से ये उखाड़ करके वहीं पर मिट्टी में दबाते हुए चला जाता है। तो एक तरह से कुछ दिन के बाद ये खाद का भी प्रयोग करता है और जो आपकी मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो भी पूरी तरह से उसकी निकाई गुड़ाई हो जाती है। दूसरा है कि डछो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डछो भी बहुत छोटा एक कृषि यंत्र है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खास करके टाण ज़मीन में जहाँ पर आप धान की फसल खेती किए हुए हैं वहाँ पर डछो का प्रयोग करें। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल, स्ट्रिंगलेस लगाएं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। अम्लीय मिट्टी में 1 महीना पहले चूने का भुरकाव करें। रोपाई के समय गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 40 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। फ्रेंच बीन की खेती बरसात के समय में मेढ़ बनाकर करें। किसान भाई, खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के बारे में। बैंगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट की रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इससे फल छेदक कीट भी नहीं लगते हैं।
2% नीम के तेल का व्यवहार भी फल छेदक कीट की रोकथाम में कारगर है। यदि पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 17.5 दवा 105 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियां प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारी अभी और भी है जो हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक और छोटा सा विराम। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। नींबू की खेती हमारे किसान बड़े पैमाने पर करते हैं और इसे एक व्यवसाय के रूप में भी लेकर चल रहे हैं।
जी हाँ, तो आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि वैसे किसान जो नींबू की खेती कर रहे हैं तो खेती करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें और खासकर अच्छी प्रजातियों का भी चुनाव करें ताकि इनकी गुणवत्ता भी बरकरार रहे। तो चलिए इसी अंक में हम आपको और विस्तार तरीके से इसके बारे में देते हैं जानकारी और आपको सीधे ले चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे नींबू की खेती एवं उसके प्रभेद के बारे में और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र गुंदला बिशनपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है नींबू की खेती, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि नींबू की खेती करनी है तो कैसे वो शुरुआत करेंगे और कौन कौन सी प्रमुख प्रभेद है जिनका चुनाव करके वो अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड के लिए नींबू बहुत आवश्यक चीज़ है। जो पोषक तत्व की जो कमी होती है, विटामिन सी मिलती है। यहाँ की जलवायु उपयुक्त है, यहाँ की मिट्टी में नींबू की भरपूर संभावना है। इसके लिए है कि हम लोग को उन्नत प्रभेद का चयन करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ के नींबू, कागजी नींबू बहुत अच्छा है, जो कि अच्छा किस्म है और उपयुक्त समय पे परिपक्व होता है, फल फूल आता है। और यहाँ इसको लगाने के लिए हम लोग कहते हैं कि इसका लेआउट कीजिए। आप 15-15 फीट की दूरी में उसको लगाइए और 1 एकड़ में यदि हम लोग नींबू की खेती लगाएंगे तो 160 प्लांट की ज़रूरत होगी। उसके लिए हम लोग को 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा उसमें फीट डिगिंग कर दें। उसमें आय का भरपूर मात्रा में पोषक तत्व डाल दें। तो प्रत्येक फीट में हम लोग को FYM गोबर खाद, सूखी भी गोबर खाद 10 से 20 kg डालें या केचुआ खाद 2 से 3 kg डालें और DAP 1.5 kg पर फीट डालें, MOP 800 ग्राम डालें और करंज की खली 1 kg डाल दें। तो इससे होगा कि जो भी पोषक तत्व की कमी होगी, पोषक तत्व उसमें मिल जाएंगे और नींबू की बहुत अच्छी से बढ़ेंगे और उससे है कि आपका अच्छा फल फूलन आएंगे। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई नींबू की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रमुख प्रभेद कौन सा है और कैसे वो उसका चुनाव करके अपने खेतों में रखें? तो सबसे पहले है कि जहाँ जो नींबू की खेती करेंगे तो आप कागजी नींबू का चयन करें, जो कि बहुत अच्छा है और उसको हम लोग पौध प्रवर्धन यानी एयर लेयरिंग से हम लोग तैयार करते हैं। तो बूटी विधि से आप उन्नत किस्म का पौध तैयार करें और उसको खेत में आप लगाएं, जिससे कि कम अवधि में आपका फूल फलन आएंगे। और जहाँ नींबू की खेती करते हैं आप देखेंगे कि 2 साल में फ्लावरिंग आ जाता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं 4th ईयर से उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेंगे। और देखा जाता है कि जब आप एक पौधा से आप निकालेंगे लगभग 150 से 200 फल आते हैं और प्रति फल हम 2 रुपया पर के हम सेल करते हैं। और यहाँ भी देखा गया है कि अगर यदि खर्च का बात करें कि प्रति पौधा नींबू में हमको 150 रुपया खर्च होती है और प्रति पौधा हमको उससे 400 से 500 रुपया बेनिफिट हो जाती है। अब बात आती है कि ग्राफ्टिंग कैसे करेंगे, कैसे वो पहचान करेंगे कि इस पौधे की ग्राफ्टिंग करके वो खेती कर सकते हैं? हाँ, ये सबसे अच्छा है कि हमको बाजार पे आश्रित रहना पड़ता है पौधों के लिए। किसान भाई, अगर बहुत आसान विधि है कि अगर यदि एयर लेयरिंग या गुटी विधि के से अगर पौधा तैयार करेंगे, इसके लिए है कि आप 2 गांठ के बीच का छिलका को हटा दें और जल्द से रूट आए रूटेक्स पाउडर ऊपरी भाग में लगा दें और उसके बाद स्फेग्नम मॉस होता है या काली मिट्टी, उसी से 150 से 200 ग्राम उसको चारों ओर लगा दें और जो 50 माइक्रोन का प्लास्टिक होती है उससे आप चारों ओर से लिपट दें और एक रस्सी गांठ के ऊपर एक रस्सी गांठ के पीछे बांधें। आप देखेंगे कि 1.5 माह में उसमें रूटिंग आ जाता है और फिर उसको कटिंग करके हम लोग प्लास्टिक ट्यूब लेकर 1 साल के लिए हार्डनिंग करें और उसके बाद यदि खेत में लगाएंगे तो आपका 80 से लेकर 90% आपका सर्वाइवल होंगे। तो एयर लेयरिंग से हम लोग पौधे तैयार करते हैं, जो कि अच्छा किस्म माना जाता है। झारखंड में जो भी नींबू लगाते हैं उसमें से बहुत से रोग व्याधि आते हैं। तो अगर यदि कहीं सूखने वाली बीमारी हो नींबू में, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर यदि उसको कटिंग करके टिल्ट एक दवाई आती है जो 2 ml 1 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। कभी कभी देखेंगे नींबू के फल पे काला काला धब्बा आता है, उसके लिए हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन का 2 ग्राम 1 लीटर पानी मिलाकर जब छिड़काव करेंगे अच्छी होगी। और फलन और फूल ज़्यादा से हो, इसलिए हम नींबू में कटाई छटाई करनी चाहिए। कटाई छटाई करने से क्या होता है, फलन बहुत अच्छा आता है और उसमें ब्रांचिंग भी ज़्यादा आते हैं और जो भी फल लगेंगे उत्तम क्वालिटी का लगेंगे। इसलिए प्रूनिंग करना भी चाहिए। कब करते हैं? मई माह में अगर यदि हम लोग साइड प्रूनिंग कर देंगे तो नींबू में बहुत फूल और फलन भी अच्छा आएगा। सबसे बड़ी चीज़ तो साइट्रस डिक्लाइन, ये क्या होता है कि पोषक तत्व की कमी से, जहाँ मिट्टी में पोषक तत्व की कमी है तो नींबू में
साइट्रस डिक्लाइन मतलब कहने का है कि ऊपर से सूखने लगे। अगर उसमें अगर जी खाद का यदि उचित मात्रा में हम लोग प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपका साइट्रस डिक्लाइन कंट्रोल होगा और फूल और फलन अच्छा आएगा। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देंगे कि नींबू की खेती करके कैसे वो अपने आय को दुगना कर सकते हैं? तो किसान भाइयों, नींबू की खेती यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आप नींबू की खेती कीजिए, आपको कम खर्च में अधिक उत्पादन मिलेंगे। और जो भी यहाँ का जो हम लोग को माल न्यूट्रिशन होती है, विटामिन सी की कमी होती है, तो विटामिन सी नींबू में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जब विटामिन सी मिलेंगे तो हम लोग को पोषक तत्व मिलेंगे और हम लोग को जो है कुपोषण से मुक्त होंगे। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि नींबू की खेती करके आप एक सफल किसान कैसे बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी सी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोहार। और इसी के साथ लेते हैं विदा, जोहार। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? महत्वपूर्ण थी ना? हम आशा करते हैं कि आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है इसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। अगली जानकारी जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जानकारी हम आपको देंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक और छोटा सा विराम। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटते हैं एक छोटे से विराम के बाद। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आलू सब्जियों का राजा है और ये हमारे किचन में दिख ही जाता है। तो वैसे किसान जो आलू की खेती कर रहे हैं, तो आलू की खेती करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें और कौन से किस्मों का चुनाव करें ताकि गुणवत्ता भी बरकरार रहे और जब हम मंडी में इसे बेचने जाएं तो इसका सही मूल्य भी प्राप्त हो सके। तो चलिए इसी विषय पर लेते हैं और विस्तार तरीके से जानकारी, और इसी के लिए हम आपको सीधे जोड़ देते हैं अपने विशेषज्ञ से। आज हम जान लेंगे कि आलू की खेती कैसे करें और इसका प्रबंधन और इसके कौन कौन से प्रभेद होते हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर नेहा राजन जी। झारखंड के परिवेश में अगर देखा जाए तो बहुत सारे किसान जो हैं कि आलू की खेती करते हैं, लेकिन उचित तकनीक और ज्ञान न होने के कारण उनके आलू बहुत ज़्यादा बर्बाद भी हो जाते हैं। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आलू की खेती की तैयारी करें तो खेत की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी किसान भाइयों की कि जैसे आलू का जो समय होता है वो अभी अगेती आलू का समय चल रहा है, वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच आप अगेती आलू की खेती कर सकते हैं। और अगर सही समय की बात की जाए तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का जो समय होता है वो सही समय होता है आलू की खेती का। तो अगेती आलू जब भी आप लगा रहे हैं तो उसमें आप किस्मों पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि अगेती किस्म का ही इस्तेमाल किया जाए। और सबसे पहले हम लोग जैसे अगर खेती का पहला जो गुड़ होता है उसको अगर ज़मीन की तैयारी की बात करें तो हम लोग वैसे ज़मीन को सेलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं जहाँ की पानी का निकास अच्छे से हो, पानी ना लगता हो, नहीं तो कंद खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो इसलिए एकदम अच्छी निकासी वाले जो दोमट मिट्टी होती है उसके लिए वो आलू की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे के अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पे जो हम लोग का टांड एरिया है, जो हम लोग 2-3 नंबर बोलते हैं, वहाँ पे आप अभी इस समय आलू लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सफ़ेद आलू अगेती आलू के रूप में लगाएंगे। तो लेकिन अगर प्रभेदों की बात करें तो झारखंड में कौन कौन से प्रभेद हैं जो ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करते हैं? आलू का जो अगर प्रभेद हम लोग कहते हैं तो 3 तरह के प्रभेद आते हैं इसमें। अगेती बोल सकते हैं, मध्यम अवधि के बोल सकते हैं और जो पिछात लगते हैं उसके। तो और 2 तरह के कंद होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं किसान भाई कि सफ़ेद कंद और लाल कंद 2 तरह के कंद आते हैं इसमें। और जब अगेती आलू हम लोग लगाते हैं तो जनरली हम लोग सफ़ेद आलू की खेती करते हैं। और इसमें थोड़ा सा बीज का चयन करते समय हम लोग ये ध्यान दें कि जो नोटिफाइड किस्में हैं उसी को इस्तेमाल करें किसान भाई। और जो आकार होना चाहिए आलू का वो 25 से 30 ग्राम का होना चाहिए। और जो बीज होने चाहिए वो विश्वसनीय स्रोत से खरीदे होने चाहिए। अगर प्रभेद की बात करें तो हम लोग जैसे सफ़ेद आलू में अगेती किस्म है कुफरी अशोका, ये बहुत अच्छी किस्म है, 70 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है और लगभग 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन क्षमता आता है। इसके अलावा कुफरी पुखराज है, ये अच्छी उन्नत प्रजाति है जिसका उत्पादन क्षमता 300 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर है।
साथ ही ये 90 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके अलावा कुफरी चंद्रमुखी, ये भी एक अच्छी किस्म है, अगेती किस्म, जो कि 80 से 90 दिनों में तैयार होती है और उत्पादन क्षमता लगभग 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये कुछ जो आगात किस्में हैं वो हैं। अगर मध्यम अवधि की बात करें तो लगभग 90 से 110 दिन में ये तैयार होने वाली किस्में होती हैं। और अगर लाल आलू की बात करें तो लाल आलू में कुफरी कंचन है, कुफरी ललित है और कुफरी लालिमा है। ये लाल आलू की किस्में हैं। और कुफरी ललित अभी नई किस्म आई है, नई प्रभेद है। ये जो किस्म है इसमें उत्पादन क्षमता लगभग 350 कुंतल प्रति हेक्टेयर पाई गई है और इसका जो ड्यूरेशन है वो लगभग 90 से 110 दिन में ये तैयार होता है। और साथ ही इसमें भंडारण क्षमता काफ़ी अच्छी है और इसका जो कंद का आकार है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर मार्केट वैल्यू उसको देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये कुछ किस्में हैं। साथ ही अगर हम लोग सफ़ेद आलू की बात करें मध्यम अवधि में तो ये बहार, कुफरी बहार है, आनंद है, कुफरी पुष्कर है। ये अच्छी किस्में हैं जो 90 से 110 दिन में तैयार होती हैं। उत्पादन क्षमता लगभग 300 से 400 कुंतल प्रति हेक्टेयर इनकी आकी गई है। अब पिछात किस्मों की बात करें तो पिछात किस्मों में जनरली हम लोग लाल आलू लगाते हैं। लाल आलू में पिछात किस्मों में सबसे अच्छी जो वैरायटी मानी गई है वो सिंदूरी है, कुफरी सिंदूरी। ये पिंक कलर की आलू होती है और इसका जो उत्पादन क्षमता है वो 350 कुंतल प्रति हेक्टेयर है और ये 110 दिन से ज़्यादा समय लेती है तैयार होने के लिए। तो इस प्रकार इन प्रभेदों का किसान भाई चुनाव करके और अच्छी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सफ़ेद आलू और लाल आलू के अलावा एक बाज़ार में जो अभी चल रहा है अल्टीमेटम के नाम से, वो क्या है और वो झारखंड में उसकी कैसी उत्पादन होती है? ये अल्टीमेटम ये किसी रिसर्च सिस्टम से निकाली हुई वैरायटी नहीं है। ये एक स्क्रीन की हुई वैरायटी है, जैसे मतलब चयन की हुई है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो कुफरी वाली वैरायटी होती है, कुफरी चाहे ज्योति हो या अशोका हो, उनका किसान भाई इस्तेमाल करें। इनका जो प्रतिरोधक क्षमता भी इनमें ज़्यादा होती है, साथ ही इसमें उत्पादन दर भी बहुत अच्छा होता है। तो किसान भाई दूसरी और किसी वैरायटी के अपेक्षा आप कुफरी से जो वैरायटी निर्गत हुई हैं, जो रिसर्च सिस्टम से निर्गत हुई हैं, उनका उपयोग करें। मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे किसान भाई आलू तो बहुत लगाते हैं और उचित देखभाल नहीं होने के कारण उनका जो है गलने लगता है, तो गलन की सिस्टम जो आती है उससे निजात कैसे पाएंगे हमारे? आलू गलन की प्रॉब्लम है, साथ ही इसमें झुलसा रोग भी बहुत ज़्यादा आता है या फिर आप माहू का भी प्रकोप इसमें अच्छा होता है। तो इसलिए ये सब पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। गलन की समस्या को अगर हम लोग को नियंत्रण करना है तो हम लोग को बीज उपचार करना है सबसे पहले, और उससे भी पहले विश्वसनीय स्रोत से ही बीज खरीदना है। अच्छी किस्म का बीज चयन करें। दूसरी चीज़ बीज उपचार करें। बीज उपचार के लिए आप बीजामृत या बीज संजीवनी का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जो ये है कार्बेंडाजिम है उसका घोल बना के 2 ग्राम का, उसमें भी आप बीज को डुबाकर छोड़कर और हाफ एन आवर के बाद उसको आप उसका पानी गिर जाने दीजिए और हल्का सा छाँव में सुखा लीजिए। उसके बाद उसका लगाने का इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह बीज उपचार किया जाता है। अगर झुलसा रोग की हम लोग बात करें तो झुलसा रोग का जो प्रकोप होता है वो आलू लगने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम लोग प्रिकॉशनरी तरीके से हम लोग इसका पहले ही कंट्रोल करेंगे। रोग आए चाहे ना आए, आप मिट्टी चढ़ाने के बाद से आप जो दवा आती है मार्केट में एंट्राकोल के नाम से, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। 1.5 ग्राम प्रति लीटर की पानी की दर से आप इसका छिड़काव कीजिए। और ये प्रिकॉशनरी मेजर से अगर लक्षण दिखाई देने लगते हैं तब आप रिडोमिल ले सकते हैं। रिडोमिल का छिड़काव कर सकते हैं जो 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा झुलसा का प्रकोप बढ़ जाता है तो आप मेलोडी, एक बायर कंपनी की दवा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप लगभग 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में उसका डालकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि स्पेसिंग भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। 50 सेंटीमीटर लगभग पंक्ति से पंक्ति स्पेसिंग रखना है और जो पौधा से पौधा डिस्टेंस होना चाहिए वो 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो चूँकि अच्छे जितनी भी सस्य क्रियाएँ हैं, अगर अच्छी स्पेसिंग होती है तो अच्छे से सफलपूर्वक हो सकती है। इसलिए उत्पादन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आलू के बारे में कितनी अच्छी बातें बताई। अगर सही समय पर लगाएंगे और सही प्रभेद का चुनाव करके लगाएंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगी और आपकी मेहनत बेकार ना जाएगी और जो भी आर्थिक क्षति होती है उसका भरपाई हो पाएगी। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है, हम आशा करते हैं कि उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। चूँकि कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है तो जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारा पता नोट कर लें, ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई भी जानकारी लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा
केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हमें आपके खतों का रहेगा बेसब्री से इंतज़ार, और जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम को भरपूर स्नेह और प्यार दें, और साथ ही साथ आप सभी को कृषि दर्शन की पूरी टीम की ओर से दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जोहार।